हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे प्यारे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है, 2 कवर कर लिया है एंड 3 कवर कर लिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी का ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी का एंड हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर रिमेन है, चैप्टर नंबर 9। एंड पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर रिमेन है, चैप्टर नंबर 5। सून आपका कवर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाओ चेक करो कि कौन से चैप्टर हो गए हैं और जो आपने नहीं पढ़ा है उसे वापस से पढ़ो। ओके, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे प्यारे बच्चों, देखो पॉलिटिकल साइंस में हमारे को 5 चैप्टर है, राइट? तो 5 चैप्टर, फर्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ओके, देन वेट अ मिनट। ओके, देन जो हमारा चैप्टर है दैट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लो। थर्ड इज द पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमने पढ़ लिया है। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट। वन मोर थिंग कि एक चैप्टर हमें और पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। देखो ये लास्ट ईयर ये वाला चैप्टर नहीं था, ओमिटेड चैप्टर था। ओके, सो बट इस ईयर आप लोगों को है, तो आप ये मत सोचना कि हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये ओमिटेड, आप कह सकते हो कि जब आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था, जो कोविड के टाइम में, उस टाइम में ये चैप्टर नहीं था, बट आप लोगों को है। ओके, तो चलो आज का इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं 91 पेज नंबर पे। 91 पेज नंबर पे हमें चलना है। ओके, ओके, ये रहा हमारा सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट का चैप्टर। सोशल मतलब क्या होता है? सोशल मतलब क्या होता है? सोशल मतलब होता है सामाजिक। सोशल मतलब का क्या होता है? सोशल, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल? सोशल मीन्स की सामाजिक और दी पब्लिक वेलफेयर। और हम क्या कह सकते हैं? पब्लिक वेलफेयर वो ऐसा चीज जो एक पब्लिक के डिमांड पे चलता है, या फिर हम पब्लिक के लिए करते हैं। पब्लिक का डिमांड है कि नहीं ये करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आप अगर आपके घर के नीचे अगर नाला आप समझते हो, ठीक है? अगर वो होगा वहां पे, मतलब स्मेल, बैड स्मेल आ रही है, तो आप क्या करते हो? फ्यू पीपल म्युनिसिपैलिटी में कॉल करते हो कि इसे क्लीन करवाओ। तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं? आकर के क्लीन करते हैं। दैट मीन्स कि वो पब्लिक वेलफेयर करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, सामाजिक के लिए काम करते हैं। तो सोशल मीन्स की सामाजिक। अब आता है हमारा पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट, देखो इसमें दो वर्ड है, एक है हमारा पॉलिटिकल और सेकंड है हमारा मूवमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकल इज समथिंग व्हिच कम अंडर द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल क्या हो गया हमारा? एक ऐसा जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जो चीजें करती है पब्लिक के लिए, दैट इज नोन एज द पॉलिटिकल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो हमने ऑलरेडी इलेक्टोरल प्रोसेस में भी देखा था, हमने पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा था। वो चैप्टर से रिलेट करके ये चैप्टर है, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले। नेक्स्ट वर्ड इज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कभी देखो हमारे टाइम पे तो हुआ था, हम स्कूल में, हमारे स्कूल स्कूल वाले करवाते थे, लाइक एक ऑर्गन, एक नारा लगवाते थे, ठीक है? सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। हम क्या करते थे? एक बैनर बनाते थे सेव वाटर सेव लाइफ का, ठीक है? एंड ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते थे उसे, लाइक हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, वेट अ मिनट, ओके। तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते थे? वो बोर्ड बना करके, लाइक हम गलियों में घूमते थे, ठीक है? हम आसपास जो भी हमारा सोसाइटी था, लाइक हम कह सकते हैं वो जो एरिया था उसमें हम घूमते थे। क्यों? क्योंकि वो एक मैसेज था लोगों के लिए, वो एक मैसेज था गवर्नमेंट के लिए,
वो एक मैसेज था सोशल लाइफ के लिए, आम जनता के लिए। वो एक मैसेज था किसके लिए? हमारे लिए भी। ठीक है? तो व्हिच मीन्स कि सेव वाटर सेव लाइफ क्या था? सेव वाटर सेव लाइफ एक हमारा ऐसा एक इशू था जिसे हम पब्लिकली लोगों के सामने लाते थे, एक मैसेज के थ्रू एंड हम चाहते थे कि अगर हम पानी बचाते हैं तो क्या होगा? हमारी लाइफ भी हम सेव कर पाएंगे। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ओके, तो ये तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वो जो एक मैसेज था लोगों के लिए और एक मैसेज था वी कैन से गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो वो आप कह सकते हो कि वो क्या था? दैट वर एन मूवमेंट। वो एक क्या था? मूवमेंट था। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि मूवमेंट क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने 3 चीज़ की डिस्कशन की है, लाइक सोशल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। अब हम साथ में देखते हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है। अब हम साथ में देखते हैं। देखो, ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ना साथ में, एक्चुअल में ये बताता है कि जब भी हम कोई मैसेज क्रिएट करते हैं या फिर जब आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि नहीं, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, रिसॉल्व होना चाहिए। तो वो क्या करती है, लाइक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, नारा निकालती है। ठीक है, एंड वो नारा इसलिए निकालती ताकि ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच सके और एक गवर्नमेंट इसके ऊपर एक एक्शन ले, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक रूल बनाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ नॉर्म्स लाए, कुछ फॉर्म्स लाए। ठीक है, ताकि हम जो चाहते हैं, हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो अगर वो चीज एक मूवमेंट का मैसेज अगर गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है और गवर्नमेंट उसे फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर वो रूल्स को बना रही है, गवर्नमेंट उस मूवमेंट के का जो मैसेज है उसे फुलफिल कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? पॉलिटिकल मूवमेंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग और अच्छे से देखते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर ये जो सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट है क्या। देखो, यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर का एक छोटा-सा आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ठीक है? लोकल न्यूज़पेपर का आर्टिकल, मूवमेंट हैज़ अगेंस्ट दी child marriage has been successfully to the great extent and the extent child marriage has been reduced by the 50%। पहले चाइल्ड मैरिजेस बहुत हुआ करता था, बट लोगों ने इसके ऊपर एक एक्शन लिया, एक मूवमेंट क्रिएट करा, क्या? कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होने लगा कि ये मूवमेंट सरकार को पता चला, सरकार क्या की इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली कि हाँ सही बात है, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो अब जाकर क्या हुआ, 50% ये जो चाइल्ड मैरिज का इशू था, चाइल्ड मैरिज जो होता था, वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट द ड्रावरी आल्सो हेल्प देम। एक जो ड्रावरी इशू था, वो जो दहेज प्रथा थी, लोगों ने बोला क्या कि ये दहेज प्रथा भी गलत है। तो दहेज प्रथा का पहले क्या हुआ था, दहेज प्रथा के ऊपर पहले मूवमेंट निकाला गया था कि रिमूव दी डाउरी। ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि यस दिस इज द राइट, डाउरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई लेता है डाउरी तो क्या होना चाहिए, हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दैट मीन्स कि डाउरी प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो डाउरी प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ये मैसेज किसके गवर्नमेंट के पास पहुंचा, गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला कि यस दिस इज द राइट मैसेज टू फॉर द सोसाइटी और इसे भी प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अगेंस्ट में लोगों ने क्या किया, न- नारा निकाला, मूवमेंट निकाला। ठीक है, एंड ये मैसेजेस गवर्नमेंट तक उन्होंने पहुंचाए एंड उसके बाद जाकर के क्या हुआ, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया। फॉर एग्जांपल जैसे माल न्यूट्रिशन, उसके बाद पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। ये कुछ ऐसे इशूज थे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में, एंड लोगों ने इसके ऊपर स्टेप्स लिया एंड बाद में ये मैसेजेस गवर्नमेंट तक पहुंचा और गवर्नमेंट इसके ऊपर अब जा करके रूल्स एंड रेगुलेशन लाई। गवर्नमेंट ने भी सोचा कि यस हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि ये मूवमेंट क्या हुआ और ये पॉलिटिकल मूवमेंट क्या हुआ। ओके,
मूवमेंट अलग हुआ और उसके अगर वो मूवमेंट पे एक गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है, से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, रिसॉल्व कर रहा है, तो वो हो गया पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर में तो नहीं बट लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। देखो, एक बात थोड़ी ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो भी लिखा है वो आप खुद पढ़ लेना, थोड़ा बात मेरा ध्यान से सुनो। जब भी कोई सरकार बनती है, जब भी कोई सरकार बनती है तो वो सरकार कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बनती है। वो सरकार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बनती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपके जगह से कोई एक गवर्नमेंट है जो नेशनल पार्टी में गया है, ठीक है? एक कोई सरकार है जो नेशनल पार्टी में विन हुआ है और वो नेशनल पार्टी में है एंड उसकी ही सरकार अभी बन चुकी है। ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि अब आपके गांव में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सरकार आके सॉल्व करेगी। आपको आपकी जो भी इश्यूज है वो गवर्नमेंट आकर के सॉल्व करेगी, वही पॉलिटिकल पार्टी आकर के सॉल्व करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी है। ओके, अब ये बिलोंग करते हैं गुजरात से, बट इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसका है, बीजेपी का है, नेशनल नेशनल पार्टी है। ओके, बट अब अगर गुजरात में कोई भी प्रॉब्लम एक छोटे छोटे जगह से हो रहा है, छोटे छोटे जगह से हो रहा है, तो वो मोदी जी को पता तो नहीं चलेगा। ओके, मोदी जी को पता तो नहीं चलेगा। तो मोदी जी को पता कैसे चलेगा, जब वहां की कुछ पीपल्स, जब वहां के फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उसके ऊपर नारा लगाएंगे, उसके ऊपर एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे कि यस वी वांट टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, तब जाकर के गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तब जाकर के उसके ऊपर एक एक्शन लेगी। तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, जब आम आदमी उसके ऊपर क्या करेगी, एक एक्शन उठाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी देखो, एक जो नेशनल, एक दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, एक होता है आपका नेशनल और एक होता है आपका रीजनल। तो रीजनल पार्टी जो भी होता है वो क्या करती है, रीजन्स के ऊपर ध्यान देती है, रीजन्स के ऊपर ध्यान देती है, अपने एरियाज के ऊपर ध्यान देती है। बट एक जो नेशनल पार्टी होता है, नेशनल पार्टी क्या करता है, वर्ल्ड इंडिया बेस पे या फिर अपनी कंट्री के बेस पे वो ध्यान देता है। वो कोई भी एक प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता है। वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करना है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना है। तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रीजनल हो या नेशनल हो, जब वो इलेक्शन को विन करती है तो वो क्या करती है, वो प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ही विन करती है। वो क्या करती है, आम आदमी, कॉमन पीपल का प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ही विन होती है। बट वो जब एक नेशनल पार्टी है, जैसे मैंने आपको बोला मोदी जी, बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, बट सेम जगह पे आप बीजेपी का ले लो यूपी में। ठीक है, बट यूपी में जैसे आदित्य योगी है। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक रीजन्स के ऊपर बेस्ड है, एक रीजन के लिए काम कर रहे हैं। बट मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, पहले स्टेप्स कौन उठाता है, पब्लिक। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक अपने जो आसपास में जैसे ग्राम पंचायत हुआ या फिर जो भी एक लोकल बॉडीज है, उनको लेकर के उनको बोलती है रेगुलेट करने के लिए। ओके, उनसे जब नहीं सॉल्व होता है तो वो मूवमेंट फिर बड़ा होता है, तब जाकर गवर्नमेंट तक पहुंचती है। गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर सोचती नहीं, अब इसके ऊपर एक्शन लगाना चाहिए, अब इसके ऊपर एक्शन लगाना चाहिए, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको, ये आप अभी जो मैंने बताया है, ये आपके पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रीवियस ईयर का आपका प्रीवियस चैप्टर था और अभी का जो चैप्टर है, इसको मिक्स करके मैंने बताया है। तो प्लीज अगर अभी देखो, पॉलिटिकल आपके जितने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं एक पढ़ के जाऊंगा तो दूसरा नहीं पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा, ऐसा मत करना। क्योंकि पॉलिटिकल में 5 चैप्टर है, गिन के 5 चैप्टर। ओके, और ये 5 चैप्टर एक दूसरे से ही रिलेट करती है। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखे होंगे तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का काम। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो आप अपने चैप्टर में जब देखने के लिए जाओगे, सबसे ऊपर जहां पे आपका इंडेक्स है, वहां पे देखना लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दैट मीन्स कि ये जो पूरा चैप्टर है ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। दैट मीन्स कि ये जो आपका चैप्टर है हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है। ओके, समझ में आया? चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है व्हाई मूवमेंट। मूवमेंट क्यों? मूवमेंट क्यों? क्योंकि मूवमेंट all the people in the society cannot participate in the political party and contribute to the social welfare. Some people focus on a particular issue, pressure it and pressure it. They organize people and try to pressure the government to resolve that issue. ये है why political party। या आपको पूछे कि what is the movement, तो आप ये लिख सकते हो what is the movement। मतलब कि एक ऐसे पीपल, एक सोसाइटी के पीपल जो खुद पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपेट उनको सो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं करना है, बट हाँ उनको पब्लिक के लिए कुछ काम करना है। उनको अपना जो भी प्रॉब्लम है और उनका प्रॉब्लम और एक पब्लिक का प्रॉब्लम, एक जो कॉमन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, एक रीजनल बेसिस पे उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक प्रॉब्लम कंट्री बेस है तो वो कंट्री के लेवल पे ले जाएंगे, गवर्नमेंट तक मैसेजेस पहुंचाएंगे और उसके बाद जाके आपका एक्शन होगा। इसलिए मूवमेंट होता है। बाय मूवमेंट समझ में आ गया? क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है, तो हर कोई एक कॉमन पीपल क्या करेगा, मूवमेंट बनाएगा, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसपे वो कॉमन कॉमन सा जो भी इशू है उसके ऊपर वो काम कर सके। जैसे आपका कोई एनजीओ होता है, तो एनजीओ क्या है आपका, एक एनजीओ में अगर एनजीओ क्या करती है, मूवमेंट क्रिएट करती है। मूवमेंट क्रिएट करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं आती है। वो मूवमेंट क्रिएट करती है कि आम जनता का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर जैसे प्रॉब्लम कंट्री बेस्ड है तो उसे फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाती है मैसेजेस। अब ऐसे फार्मर स्ट्राइक चल रहा था एक बीच में, ठीक है, तो ये फार्मर स्ट्राइक क्या था, एक मूवमेंट ही क्रिएट होते होते फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट तक पहुंचा। गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन लाई एंड फिर जाकर के वो रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आएगा। ओके, मैं आपको टॉपिक्स अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए नहीं आई हूँ। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट क्या है इसे पॉइंट वाइज हमें देखना जरूरी है। व्हाट इज अ मूवमेंट? मूवमेंट इज अ कलेक्टिव action, people active participation in aspective इन दी मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, एक कलेक्टिव एक्शन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आकर के एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस मूवमेंट। इन दिस मूवमेंट पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका है अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। मूवमेंट तभी बनता है जब जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनका प्रॉब्लम कॉमन हो, उनका प्रॉब्लम कॉमन हो। जैसे प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जैसे प्रॉब्लम है पोल्यूशन, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड कर रहे हैं। उनका प्रॉब्लम एक क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। उनका इंटरेस्ट एक क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप, अगर वो एक डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता तो वो फिर पॉलिटिकल में जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अ मूवमेंट हैज ए पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और ए फोकस्ड प्रॉब्लम। मूवमेंट के पास क्या है, एक पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव है और क्या है, फोकस्ड करते हैं उसी ऑब्जेक्टिव पे। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन पे बेस्ड, करप्शन को हटाओ, करप्शन को हटाओ, तो क्या किया गया था, करप्शन को हटाने के लिए आप देखे होंगे नोटबंदी हुआ था। तो लोगों ने क्या किया, जैसे आप देखोगे कि मूवीज बनती है करप्शन हटाओ के ऊपर, करप्शन रिमूव द करप्शन, उसके ऊपर मूवीज बनती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा RAID रेड मूवी, उसमें क्या है, करप्शन के ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो वो एक ऐसा मूवमेंट बनाया गया है, एक ऐसा नारा निकाला जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक नारा निकालती है जिसका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कि रिमूव दी करप्शन। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, मूवमेंट हैव ए लीडरशिप। मूवमेंट में एक किसी के पास लीडरशिप होता है।
लीडरशिप होता है। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, लीडरशिप ही मूवमेंट को एक्टिव रखती है। अगर लीडर ही एक्टिव ना हो, लीडर को ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो मूवमेंट एक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है। एंड और कैसा होना चाहिए, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होनी चाहिए, आपके मूवमेंट में एक्शंस होना चाहिए। ठीक है। और आपके स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक मूवमेंट में कि यस ये मेरा स्ट्रेटेजी है। ठीक है। तो ये डिफरेंट, ये लीडर्स का के अंदर भी एक क्वालिटी होता है, एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। ओके। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स द मूवमेंट इफेक्टिव। अगर लीडर एक स्ट्रॉन्ग है, लीडर के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो हमेशा वो मूवमेंट क्या होगा, बहुत ही एनर्जेटिक एंड इफेक्टिव आपका मूवमेंट होगा। ओके। मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइजेशन, हर एक मूवमेंट मूवमेंट जो भी होता है उसके पास ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो आप लोग को पता है कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूट बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल 10th के लिए मैंने क्लास है मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मैं मूवमेंट क्रिएट कर रही हूँ 9th 10th के लिए, कि अच्छा बच्चा आकर के पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, सारी चीजें होता है। तो वो क्या हो गया, आपका एक मूवमेंट हो गया। एंड वही मैंने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट एक खोल दिया है कि 9th 10th के बच्चे आकर के यहाँ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका क्वेश्चंस कराया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएगी। तो वो आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, हो गया है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज 9th 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ गया आपको? चलो। जैसे आपके फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्क फॉर दी फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, अगर फार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, उसके बाद वो मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। Public people should feel connected to the issue undertaken by the movement. Movement have a program action which help them to play shape public opinion. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीपल आ रहे हैं मूवमेंट में, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, वो लोग ऐसे फील होना चाहिए उनको कि यस उनका उनका जो भी इशू है और बाकी का जो इशू है, वो दोनों का इशू कनेक्ट हो रहा है, उनका इंटरेस्ट कनेक्ट हो रहा है, उनकी फीलिंग कनेक्ट हो रही है कि यस सेम फीलिंग वो फेस करते हैं। ओके। तभी जाकर के मूवमेंट एक प्रोग्राम में एक्शन लेगा, और तब जाकर के पब्लिक के सामने पब्लिक के ओपिनियन एक अच्छा शेप लेगा, एक अच्छा ब्रॉडकास्ट होगा। तब तभी हम कह सकते हैं कि अच्छा ये जो हमारा जो इशू है, ये जाकर के गवर्नमेंट सॉल्व करे, ये जाके गवर्नमेंट सॉल्व करे, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ओके। चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि कितने टाइप्स के मूवमेंट मूवमेंट बहुत पहले से हुआ आता है, मूवमेंट बहुत पहले से हुआ आता है। यहाँ पे देखो जरा, can you find out which movement in India led to filling the public interest litigation PIL and judiciary had been given to a discussion regarding IPL IPL sorry PIL। ओके। उसके बाद है नेम दी मूवमेंट स्टार्टेड बाय, कौन सी मूवमेंट है जो स्टार्ट की गई थी बाय दी महात्मा गांधी, महात्मा फूले, संत गाडजी महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये लोग ने भी कुछ मूवमेंट को क्रिएट किया था। कौन सा वो मूवमेंट था, तुम लोग कमेंट में ये वाला आंसर एटलीस्ट दोगे। ये काफी इजी है, इजी पीसी। आप लोग आंसर कमेंट में देना जरूर। ओके। चलो, अब हम देखते हैं इंडिया में बहुत पहले से मूवमेंट क्रिएट होते आया है। कौन सी मूवमेंट है वो, इसे हम देखते हैं। हे स्टूडेंट्स, अगर आप एक क्लास 9th 10th के अगर स्टूडेंट हो एंड आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप, इजी लर्निंग ऐप। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फ़ोन में आप इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लो। आपको कुछ इस तरीके का आइकन वहाँ पे शो होगा, आप इस आइकन पे जाकर के इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लो। इजी लर्निंग में क्लासेस कैसे होते हैं, तो बच्चा पार्टी इजी लर्निंग में आपके लाइव क्लासेस होते हैं, कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। ऑल्सो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं एवरी सैटरडे संडे, लाइक वी कैन से क्लास 9th वाले के लिए अभी हम सैटरडे को टेस्ट लेते हैं एंड क्लास 10th के लिए हम संडे को टेस्ट लेते हैं। एंड इनका जो पैटर्न होता है, लाइक जैसे 10th में जो बोर्ड के स्टूडेंट्स है, उनका जो टेस्ट देने का जो पैटर्न होता है वो होता है बोर्ड पैटर्न।
मतलब जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में जाकर के एग्जाम लिखने वाले हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करने वाले हो, सेम टू सेम पहले आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाएगा, अच्छे से राइटिंग स्किल्स आपको बताई जाएगी एंड उस तरीके से ही आपको टेस्ट जो होते हैं एवरी संडे, यहाँ पे आपको बोर्ड की तरह ही आपको टेस्ट देनी है। थर्ड जो आपको इजी लर्निंग पे मिलता है वो है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। अगर आपको बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लेते हो, बट जब आप देखते हो तो उस टाइम में बहुत सारी डाउट्स आती है, बट जब आप लाइव क्लास में आओगे तो यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भी डाउट आता है आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। देन इज कि आप इजी लर्निंग के ऐप को आप फोन में भी यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी, पीसी में, ओके, एंड टैबलेट्स, आईपैड, आपके पास जो भी गैजेट्स है आप उसमें यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस टीचर्स है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए। अब आप पूछोगे कौन से सब्जेक्ट है, तो ऑल सब्जेक्ट है आपका, ऑल फॉर क्लास 9 10 10 ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे। आप अगर कभी सम ड्यू टू सम इशू या ड्यू टू सम जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होते रहता है, या फिर कभी होता है हम कोई ओकेशन के लिए बाहर जाते हैं, आप कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएगा एचडी वीडियो में। सो इतनी सारी चीजें आपको इजी लर्निंग पे मिल रही है। अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो यू कैन ज्वाइन दी आरएम बैच, जहां पे आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, ओके, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलता है एंड लाइव लेक्चर यहाँ पे होते हैं। देखो बच्चा पार्टी, आप इसका फीस है 2000 ऑफ होल बैच, मतलब पूरे कोर्स का फीस है आपका 2000 रुपीज। यू डोंट हैव टू पे एवरी मंथ, आपको वन टाइम पे करना है। ये पूरे कोर्स का फीस है 2000 रुपीज। बट क्या होता है ना, ये 2000 आपको कब मिलेगा? देखो ऐसे तो आपका फीस है 2500, ओके, बट जैसे ही आप आरम बैच 20, आरम BH20, ठीक है, AARAMBH, आरंभ 20, आप कोड यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर प्राइस विल बी 200 रुपीज। आपके 2500 से आपके फीस कितने हो गए? 2000 रुपीज। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी क्लास 10th। अब क्लास 10th वाले बोलेंगे मैम सिर्फ क्लास 10th के लिए होता है, क्लास 9th वाले ऐसे कह सकते हैं, तो नहीं, क्लास 9th वाले बच्चों आपके लिए विक्ट्री बैच है। यहाँ पे भी आपका फुल सिलेबस कवर हो रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलता है एंड ऑल्सो लाइव लेक्चर्स भी यहाँ पे होता है, ठीक है। आपका जो फीस है वो है 2500, बट आप जब विक्ट्री 40 कोड को अप्लाई करोगे, तो आप जब विक्ट्री 40 कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर प्राइस विल बी 1500। ये आपका फुल कोर्स का फीस है, फुल कोर्स का फीस है। तो सो डोंट बी कंफ्यूज कि आपको हर महीने पे करना है, तो नहीं, आपके ये होल कोर्स का फीस है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी कवर हो रही है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लास 10th के लिए, अगर किसी को हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो टेस्ट के लिए जाते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे शो करेगा क्लास एसएससी क्लास 10th। आपको यहाँ पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। आपको हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आपको वहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा, सो यू कैन सॉल्व इट एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है कभी संडे संडे को। टेस्ट सीरीज का फीस है आपका 500 रुपीज। बट एक और बात है, जब आप आरंभ बैच में आते हो ना, आरंभ बैच में, ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको वहां पे फ्री मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो बातें, एक, जो बच्चे आरंभ बैच में हैं उनको टेस्ट सीरीज मिल रहा है फ्री में, बट जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आरंभ बैच नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो पढ़ाई नहीं रुकेगी बच्चा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन यू कैन गो फॉर दी टेस्ट सीरीज। क्लास 10 स्टूडेंट, क्लास 9 वाले बच्चे, आपका क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो विक्ट्री बैच को। योर कोर्स फीस इज 1500 रुपीज। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो इजी लर्निंग ऐप को, ओके।
नेक्स्ट, कमिंग बैक टू आवर चैप्टर। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है इंडिया का, वो है ट्राइबल मूवमेंट। वो क्या है आपका? ट्राइबल मूवमेंट। थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ट्राइबल मूवमेंट में हुआ क्या था? जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश थी, जब ब्रिटिश का रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, ट्राइबल पीपल को, जो एक पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को डिप्रीव्ड कर दिया गया था। डिप्रीव्ड का मतलब होता है कि आप वंचित कर दिया था, कि आप कुछ चीजें होती है ना, एक ऐसा एक्ट लगा दिया गया था, या फिर आप कैसे प्रोहिबिशन जो लगा गया गया था, कि उनके पास एक बेसिक्स थिंग्स भी नहीं थे खाने के लिए, पैसे भी नहीं थे, फूड मतलब बेसिक्स थिंग उनके पास था ही नहीं, कि लाइवलीहुड वो कैसे, मतलब अपनी लाइफ को कैसे जिए, उनके पास बेसिक्स थिंग था ही नहीं। ओके, तो ट्राइबल पीपल क्या चाहते थे? ट्राइबल पीपल बहुत सारे थे, देखो बिलोंग करते थे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। तो ब्रिटिश जब हमारी कंट्री में थे, तो वो लोग ने क्या किया कि ट्राइबल पीपल को डिप्रीव कर दिया, वंचित कर दिया, कि तुम लोग फॉरेस्ट से लाइवलीहुड नहीं कर सकते हो, मतलब फॉरेस्ट में रहकर भी तुम लोग फॉरेस्ट से तुम्हारा जो भी खाना है या फिर मनी तुम कैसे अर्न कर सको, ये सारे राइट्स उनका फॉरेस्ट रिसोर्सेज से वंचित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। ठीक है, उसके पास देखो बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे जो अपराइजिंग किए, बाद में वो लोग ने मूवमेंट क्रिएट किया। तो हम देखते हैं कौन से ट्राइबल अपराइजिंग थे। लाइक कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम ओडिशा, और कोली, गोंड फ्रॉम, देखो ट्राइबल में भी ना डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके वी कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स होते हैं। ओके, तो एक जो आपका कोलम है वो फ्रॉम छोटा नागपुर था, एंड गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, बिल्ला, रोशमी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथाल्स एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। द ट्राइबल स्ट्रगल हैज बीन कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर। मतलब ये सारे जो ट्राइबल पीपल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन से थे, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो ट्राइबल थे, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों को डिप्रीव कर दिया, वंचित कर दिया गया था, क्या फॉरेस्ट से भी अपना लाइवलीहुड नहीं कर सकते हो। ब्रिटिश ने उनके ऊपर ये किया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ट्राइबल पीपल ने क्या किया, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री से थी ही उस टाइम में, ऑलमोस्ट वी कैन सी कि अब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ गई थी। तो तो ट्राइबल पीपल ने क्या किया था, क्योंकि उन बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, तो उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट लाना शुरू किया। उनका मेन डिमांड जो मूवमेंट में था, वो क्या था? सबसे पहला जो उनका डिमांड था मूवमेंट में, वो उनका था एक्सेप्ट टू द राइट्स ओवर फॉरेस्ट। मतलब हमें हमारा राइट्स चाहिए फॉरेस्ट के ऊपर, कि हम फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं और हमारा लाइवलीहुड हटा दिया गया था फॉरेस्ट से ब्रिटिश ने, तो हमें हमारा लाइवलीहुड चाहिए फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन डिमांड ऑफ ट्रैवल मूवमेंट, to accept their right over the forest। दूसरा जो उनका डिमांड था वो क्या था, कि उन राइट टू कलेक्ट प्रोडक्ट फॉर फॉरेस्ट एंड कल्टीवेट द फॉरेस्ट लैंड। दूसरा जो उनका डिमांड था कि उनको उनको एक अलाउंस देनी चाहिए, उनको एक अलाउंस मिलनी चाहिए कि वो कुछ प्रोडक्ट क्रिएट बना सके, लाइक कल्टीवेट कुछ कर सके एक फॉरेस्ट के लैंड से, एंड ऑल्सो वो फॉरेस्ट से क्या कर सके, फॉरेस्ट से अपना कुछ प्रोडक्ट कलेक्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, जैसे आप देखते होंगे क्या कि जो पीपल फॉरेस्ट के एरिया के उधर रहते हैं, या फिर आप गांव में भी देखते होंगे कि आप चूल्हे पे खाना बनता है, ठीक है, मोट का जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर खाना बनता है, तो उसके लिए लकड़ी लकड़ी चाहिए होता है। तो लकड़ी के लिए वो जाते हैं कहीं पे आसपास में, ठीक है, एंड वहां से क्या करते हैं, छोटी छोटी जो लकड़ियां वो नीचे गिरी हुई रहती है, ठीक है, जमीन पे, उसे लाते हैं, एंड फिर वो सूखा मतलब आप कह सकते हो पहले उसे ड्राई करते हैं, ठीक है, सूखा करते हैं, उसके बाद सूखी लकड़ी को जलाते हैं। तो वो भी उनको एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, या फिर जो भी एक फॉरेस्ट में प्रोडक्ट मिलता है उनके ऊपर उनका राइट्स मिलना चाहिए। तो आपको ट्राइबल, देखो कोई भी मूवमेंट जो अभी आप पढ़ोगे ना, इनमें तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, कि वो मूवमेंट कौन सा है, ठीक है, मूवमेंट में क्या था, मूवमेंट कहाँ से था, और मूवमेंट की डिमांड क्या थी। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए।
जैसे हमने ये देखा कि मूवमेंट कहाँ से बिल्ड हुआ, ये हमने देखा ब्रिटिश के टाइम से, ब्रिटिश ने क्या किया था। सेकंड हमने देखा कि मूवमेंट क्या, कौन से जगह पे थे, कौन से कैटेगरीज के ट्राइबल्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था एंड कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करते थे। थर्ड जो देखा टॉपिक वो था हमारा डिमांड ऑफ वुमेन, मूवमेंट का डिमांड क्या था। तो दो डिमांड था उनका। सबसे पहला डिमांड क्या था कि उनको राइट चाहिए था ओवर द फॉरेस्ट, एंड दूसरा उन्हें क्या चाहिए था कि वो प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सके, ठीक है, फॉरेस्ट से, एंड ऑल्सो जो एक फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर कुछ कल्टीवेट कर सके ताकि वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, चल नेक्स्ट जो हम मूवमेंट देखते हैं वो है हमारा फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर मूवमेंट ये भी बहुत ओल्ड मूवमेंट है, ठीक है, बहुत पुराना ये मूवमेंट है। फार्मर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुनो, फार्मर मूवमेंट इन इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है फार्मर मूवमेंट, आप लोग को पता होना चाहिए। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में फार्मर्स ने ब्रिटिश पीरियड के टाइम में फार्मर्स ने क्या कर दिया गया था। फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू एंटी कल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने फार्मर के ऊपर बहुत ही नाइंसाफी किया, बहुत ज्यादा ही। उनको उन फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका अनाज अनाज उनका जो प्रोड्यूस होता था वो कम होता था, ठीक है, और उनके ऊपर जो रेवेन्यू लगते उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो ज्यादा लगते थे। तो ये सब उनके ऊपर जुल्म होता था फार्मर्स के ऊपर। तो फार्मर्स ने क्या बोला कि हमारे ऊपर तो टैक्सेस इतना लग रहा है और उतना तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, उतना तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो विच मीन्स कि फार्मर्स का जो मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश वो क्या था। सबसे पहला जो फार्मर्स का मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश वो आपका क्या था, एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। एंटी एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज, जो एग्रीकल्चर के एंटी में, एग्रीकल्चर के अपोजिट में जो पॉलिसीज बनाई गई थी, ब्रिटिश ने जो बनाया था उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे उसे रिमूव करना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो उनका डिमांड था क्या, कि मूवमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ हुआ करता था एक फार्मर से वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, टैक्सेस बहुत ही ज्यादा लिया करते थे ब्रिटिश, क्योंकि फार्मर्स का ये था कि उनका प्रोडक्शन होता नहीं था पूरे साल और टैक्सेस बहुत ज्यादा ही पे करना पड़ता था। ये दो मूवमेंट का मेन एजेंडा था कि मूवमेंट जो बनाया गया था यही दो बेसिस पे बनाया गया था। चलिए देखते हैं कि कौन सी मूवमेंट्स थी जो फार्मर ने, जो बहुत बड़ी मूवमेंट क्रिएट हुई थी फार्मर्स के लिए। एक था आपका चंपारण मूवमेंट, ठीक है, और एक था आपका वो बरदोली मूवमेंट, बरदोली एंड आपके चंपारण मूवमेंट। ये दो मूवमेंट क्रिएट किए गए थे फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ करता था बहुत हाई रेट पे, उसके लिए ये मूवमेंट क्रिएट किया गया है। कौन सी मूवमेंट है वो, बरदोली एंड आपके चंपारण मूवमेंट। उसके बाद जो फार्मर्स मूवमेंट जो क्रिएट किया गया था बाय दी महात्मा फुले, जस्टिस राणा दे एंड दी महात्मा गांधी। ये कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या आप कह सकते हैं जिन्होंने हेल्प किया मूवमेंट में कि हाँ फार्मर्स की ये प्रॉब्लम है, फार्मर्स का ये प्रॉब्लम रिसॉल्व होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर द फार्मर मूवमेंट स्लोड डाउन। कुछ रीजन से ना कब प्रॉब्लम बहुत सारे आए थे, ठीक है, फार्मर्स के मूवमेंट के टाइम में, जहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मर्स का ना के बराबर फार्मर्स करने लगे थे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया था कि उन मूवमेंट भी क्रिएट करना था एंड उनका एग्रीकल्चर भी नहीं हो पा रहा था। ओके, तो रिफॉर्म्स जो एक एग्रीकल्चर का था वो कौन सा, वो क्या था, वो था टेनेंसी लॉ, लॉ रिलेटिंग दी रिटलिंग ऑफ दी लैंड। ये रिफॉर्म्स था आपका एग्रीकल्चर का, ये रिफॉर्म्स था आपका एग्रीकल्चर का। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मूवमेंट आया जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को एम किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को एम किया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आना चाहिए और ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो सेल्फ सफिशिएंसी भी आएगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो सेल्फ सफिशिएंसी भी आएगी। तो मेन एम जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का है
वो क्या था बच्चा पार्टी? इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीव करना सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन। मतलब हम दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन ना ले, हम अपनी कंट्री में इतना इनफ फूड ग्रेन जनरेट कर ले कि हम दूसरी कंट्री को उल्टा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ना करें। ठीक है, हमें अपना सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, ओके, फूड ग्रेन के मामला में। तो ये मेन एम था किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टॉपिक के बारे में मोस्टली बात किया गया है। एक जो फार्मर्स का मूवमेंट हो गया ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो क्या था? एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा क्या था कि आपका जो मूवमेंट जो अगेंस्ट टैक्स रिवॉल्यूशन, रेवेन्यू कलेक्शन, ओके। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो कुछ एग्जाम्पल्स था आपका मूवमेंट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो मूवमेंट था वो कौन सा इंपॉर्टेंट था? एक था आपका बारदोली मूवमेंट और एक था आपका चंपारण मूवमेंट, ओके। उसके बाद है कि कुछ इंस्पिरेशन थे जिन्होंने फार्मर्स के लिए मूवमेंट क्रिएट किया, सम ऑफ देम आर देयर। थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एम क्या था? मेन एम क्या था? ठीक है, तो मेन एम क्या था? इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, और हमें फूड ग्रेन के मामला में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट देखते हैं। यहाँ तक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं डिमांड फॉर फार्मर मूवमेंट। फार्मर मूवमेंट का डिमांड क्या था? फार्मर मूवमेंट का डिमांड क्या था? कि फार्मर मूवमेंट को ये चाहिए था कि फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है उनका प्राइस एक अप्रोप्रिएट प्राइस होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक अप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए। दूसरा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, हम बाहर विदेशों को ना दे, हम अपनी इंडस्ट्री को दे। तीसरा उनका ये कहना था कि उनका लाइक उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था स्वामीनाथन कमीशन का, स्वामीनाथन कमीशन का उनके लिए रिकमेंडेशन दिया गया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन। ठीक है, डेप्थ रिलीफ, डेप्थ कैंसिलेशन, नेशनल पॉलिसी, ये सारी चीजें डिमांड था किसका? फार्मर का। ये सारी चीजें डिमांड था, मतलब एक नेशनल पॉलिसी हम कह सकते हैं डिमांड था किसका? फार्मर का। तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द डिमांड ऑफ फार्मर्स इन द मूवमेंट। तो कौन सी डिमांड थी? सबसे पहले जो डिमांड थी वो थी एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का। सेकंड, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए। थर्ड, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन, डेप्थ रिलीफ एग्रीकल्चर, डेप्थ रिलीफ, डेप्थ कैंसिलेशन, दैट इज एंड ऑल्सो नेशनल पॉलिसी क्रिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी क्रिएट कर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम इम्पोर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ओके। चलो, अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो हमारा मूवमेंट है इंपॉर्टेंट मूवमेंट में, वो है लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट इन इंडिया इमर्स्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तब से ये मूवमेंट होना शुरू हुआ, तब से मूवमेंट आया क्योंकि लेबर को प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वर एस्टेब्लिश इन इंडिया लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी हाफ में आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेलवे कंपनी आपके डेवलप हुई, एस्टेब्लिश हुई। इन 1990 1899 रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक। 1899 में कुछ रेलवे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, और पहली ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसॉल्विंग दी वर्कर्स वो एस्टेब्लिश हुई 1920 में। वर्कर्स स्ट्राइक पे गए 1989 में, कुछ रेलवे वर्कर्स थे जो स्ट्राइक पे गए, डिमांड उनका कुछ था। एंड सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्कर्स के लिए, वर्कर के इशू को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कब बनी थी? 1920 में बनी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसे कहा जाता है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर। पोस्ट पीरियड के टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट आए, ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट क्रिएट हुई, बहुत मूवमेंट इफिशिएंट वे में वर्क होना शुरू हुआ। 1960 1970 में ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगी। 1980 में लेबर मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पे अब लेबर मूवमेंट होता है। ग्लोबलाइजेशन पे लेबर मूवमेंट एक्सटेंड हो गया आपका 1990s के बाद से ही। 19 इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम वर्कर्स को फेस करने पड़े थे। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन था उनका। उनके लेबर के, देखो लेबर के प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन था उनका, जो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस तो था वो बहुत ही अनस्टेबल था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का जो लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ही बेकार सा था, ठीक है। वर्कर्स के रिलेटेड में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया था। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनका नहीं था। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, वर्कर को कोई लीगल प्रोटेक्शन दिया ही नहीं गया था, सिक्योरिटी कुछ था ही नहीं। अनलिमिटेड वर्किंग ऑफ आवर्स, उनका वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा ही था। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, जिस प्लेस पे वो काम करते थे वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, इनसिक्योर थे पीपल उस जगह पे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। हेल्थ हेल्थ हजार्ड्स बहुत सारे थे, हेल्थ प्रॉब्लम लोगों को हुआ करता था और इसके लिए एक्शंस नहीं दिया जाता था बाय द इंडस्ट्री। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे वर्कर्स के, जिससे रिलेटेड इंटरनेशनली वर्कर्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए गए जब ग्लोबलाइज इंडिया हुआ। और उसके बाद 1970s में ये सेवरल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, एंटी एजेंटिंग एक्शन लेने लगी, ठीक है। हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। और सबसे पहले जो आपका रेलवे के बाद, रेलवे के लिए जो स्ट्राइक पीपल जो गए थे 1899 के बाद, जो 1920 में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वो थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आपको पूछा जा सकता है वैसे, रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन विच ईयर, पूछा जा सकता है। 1899। चलो नेक्स्ट जो है आपका वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट आपके प्री इंडिपेंडेंस, देखो वो आप लोग को ये तो पता है कि वुमेन्स के ऊपर बहुत ही पहले अत्याचार हुआ करता था, ठीक है। वुमेन्स के पास कोई भी राइट नहीं था। तो मूवमेंट्स वुमेन के लिए क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स को लाया गया, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया कि जो भी उनकी जो भी लाइक एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ करता था उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया था, ठीक है। उनके लिए जजमेंट लाया गया था, जस्टिस लाया गया था, ठीक है। तो वुमेन मूवमेंट एम एट इनमलेटिंग जस्टिस अगेंस्ट दी वुमेन, एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, हेल्प फॉर द लीड, मतलब उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देनी चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने सोशल लाइफ में। तो कुछ मूवमेंट लाए गए थे बाय द डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से दी वुमेन्स, ओके, एंड ऑल्सो बाय द डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स जिन्होंने वुमेन के मूवमेंट को लाया। तो कौन कौन थे वो? ईश्वर चंद्रा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंदो एंड केशव कारवे, पंडिता रामाबाई, रामाबाई राणादे, ये कुछ जो हमारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक्शन लिया था, ठीक है। एंड सबसे पहले जो लाया गया था वुमेन के अगेंस्ट में मूवमेंट, वो कौन सा था? वो था आपका सती प्रथा। सती प्रथा जो था उसे हटाया गया था। आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय जिनमें उनमें सबसे बड़ा इनका लीडिंग रोल था सती मूवमेंट को हटाने के लिए। तो सती मूवमेंट और आपके चाइल्ड मैरिजेस, ये सबसे पहले आपका मूवमेंट लाया गया था वुमेन के लिए, ओके। और भी बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे विडो का रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, राइट टू वोट, ये सारी चीजें वुमेन के लिए लाई गई और उनके प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व भी किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को इक्वल राइट दिया गया इन ऑल दी फील्ड एंड ऑल्सो वुमेन को इक्वली ट्रीट करने के लिए कहा गया इन दी सेवरल फील्ड, इन दी सेवरल फील्ड, ओके।
तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वुमेन इश्यूज। तो जैसे आपका वुमेन्स हेल्थ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, फाइनेंस इंडिपेंडेंस हो गया, एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट, इक्वल एजुकेशन हो गई, फिर आपके स्टेटस प्रेस्टिजियस एंड आपके प्रेस्टिजियस एज ह्यूमन बीइंग हो गया। ये सब जो इश्यूज वुमेन्स के लिए था वो सब सॉल्व किया गया। ओके। उसके बाद वुमेन का क्या हुआ, पार्टिसिपेशन होना शुरू हुआ इन दी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वुमेन ने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इनजस्टिस को जस्टिस लाना शुरू किया। ठीक है, जैसे उनके ऊपर इनजस्टिस होता था उसको जस्टिस लाए। इंडिया में मूवमेंट ने होमोजीनियस नेचर, नॉट इज नॉट एन होमोजीनियस इन नेचर। वुमेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप मूवमेंट लाया गया था, लाइक वुमेन के हेल्थ के लिए सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंस इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या मूवमेंट के लिए इश्यूजेस थे वुमेन के, जिसे सॉल्व किया गया था। एंड वुमेन को भी एक लाइफ दिया गया, एक प्रेस्टिजियस लाइफ दिया गया वुमेन को भी, एज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, और इक्वली राइट दिया गया था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। और वुमेन का पार्टिसिपेशन जो एक मूवमेंट्स के अगेंस्ट था, मूवमेंट जो बनाई गई थी किसके किसके अगेंस्ट थी, वो थी आपके करप्शन के, कास्ट के, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में भी वुमेन के लिए क्या किया गया था, मूवमेंट बनाया गया था। चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है इन्वायरमेंट मूवमेंट। We are aware of the environmental degradation in a serious problem national and international movement. हमें ये तो पता है नेशनली एंड इंटरनेशनल वे पे जो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उससे रिलेटेड भी मूवमेंट बहुत सारे आए। तो मूवमेंट का जो एक आप कह सकते हो कि मूवमेंट का जो इशू था वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन, protecting different source of water, protecting forest, green belt, pollution, river, use of chemical and ill and their ill effects। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो चाहते थे। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना वो चाहते थे। जो मेन प्रॉब्लम था बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट नहीं हो रही थी उसे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर का जो पानी, गंदा पानी जो हो रहा था उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, गंदे पानी को अच्छे से फिल्टर करके लोगों तक पहुंचाना। लोग गंदे पानी पी लेते थे, गांव एरिया में जो भी रहते थे, रिवर साइड में जो भी रहते थे उसी में नहाते थे, वही पानी फिर पीते थे, तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। चलो, नेक्स्ट जो है अपना दैट इज कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में कब आया, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में आया। इसमें कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोटेक्शन मांगा गया था। मतलब एक जो ग्राहक होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो, आपको कुछ भी दाम बताता है सामान का, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लाया गया था कि कुछ लोगों को चीट नहीं, एक जो आपका ट्रेडर है वो चीट नहीं करना चाहिए कंज्यूमर को। कंज्यूमर को एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो कौन सा गुड ले रहा है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, वो क्या चीजों से बन रहा है। इन सारे चीजों से रिलेटेड कंज्यूमर मूवमेंट भी क्रिएट हुआ है। ओके, इन सारी चीजों से तो मूवमेंट इंक्रीज पार्टिसिपेशन, डे बाय डे मूवमेंट में इंक्रीज होने लगा पार्टिसिपेशन में। ठीक है, मूवमेंट में पीपल पार्टिसिपेट करने लगे। 1980 मूवमेंट कॉल्ड दी न्यो सोशल मूवमेंट एज ए नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर मूवमेंट। इस मूवमेंट को 1980 के बाद से मूवमेंट को क्या कहा जाता था, न्यो सोशल मूवमेंट कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। कंज्यूमर में कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट बनाई गई थी, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम टाइम फ्रॉड, जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ करता था उससे रिलेटेड मूवमेंट बनाया जाता था कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड, कहानी होती है दी एंड। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर मूवमेंट। आंसर इसका कमेंट में देना है।
प्लीज दीजिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम द सेल्फ सफिशिएंट विद द डिग्रेड टू द गुड फूड ग्रेन्स डैश इनिशिएटेड। आंसर्स ये दो का आपको कमेंट में जरूर देना है। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। पेज नंबर 95 पे एक ग्रीन कलर के बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पैराग्राफ दिया गया है। लेट्स स्टडी अबाउट इट। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं हम इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये हम देखने वाले हैं। प्लीज इस टॉपिक को आप अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया बिकॉज इन्होंने ही वाटर रिवॉल्यूशन लाया था राजस्थान में। एज वी ऑल नो कि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, राइट? तो डेजर्ट एरिया में जो पानी लाने का आइडिया किसी ने अगर दिया है तो वो है कौन? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ही मेड आपको जोहाट, जोहाट का मीनिंग पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय जोहाट? जैसे मैंने आप लोग को बोला कि राजस्थान में बहुत ही डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में पानी बहुत मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे वाटर सप्लाई बनाया, वाटर कैनाल्स बनाया, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, सॉरी राजेंद्र सिंह ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे किसका? जोहाट्स का, इन दी राजस्थान, इन दी राजस्थान। ऑल्सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए जिसका नाम है तरुण भगत शाह वर्क करती है। इसमें 11,000 जोहाट्स बनाए गए हैं इन दी 100 ऑफ विलेज, 100 विलेज में जोहाट्स बनाया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन तरुण भगत शाह, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है बाय दी डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑल ओवर दी इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था वाटर का कैंपेन, वाटर कंजर्वेशन का कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया। एंड काफी जगह लाइक वी कैन से वाटर कंजर्वेशन, रिवेल फॉरेस्ट, फिर आप कह सकते हो रिवेल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, ये सारी चीजों के लिए ये काफी फेमस पर्सन थे एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने ये सारी चीजों को स्टार्ट भी किया। ओके, 31 ईयर्स से ये सोशल मूवमेंट चल रहा है। एंड ऑल्सो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर प्राइज भी मिला है, वाटर प्राइज से उन्हें अवार्ड किया गया है, जिसे जिसे नोबेल प्राइज में, नोबेल प्राइज फॉर वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। सो ही वॉन दी स्टॉकमोल वाटर प्राइज an award known as the Nobel Prize for the Water। सो प्लीज बच्चे लोग इस वाले पैराग्राफ को पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि वाटर, राइट द स्टेटमेंट अबाउट द वाटर मैन ऑफ इंडिया, सो आप लिख सकते हो। 4 से 5 पॉइंट इसमें इजीली निकल जाएगा, प्लीज इसको पढ़ लेना। और अगर और भी बहुत बातें हैं, लाइक जैसे अगर हम बात करें और भी पैराग्राफ्स के बारे में, तो यहाँ पे आपके ग्रीन कलर में है डू यू नो, क्या आपको पता है? नहीं पता, कर लो पढ़ के। लाइक बहुत सारी सोशल वर्किंग के बारे में बताई गई है, सोशल प्रोटेक्टिंग राइट्स के बारे में बताया गया है, जैसे सिटीजन्स का राइट्स, वो राइट टू वोट, मिनिमम वेजेस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो एक प्रॉब्लम थी उसे सॉल्यूशन, इशू को सॉल्व किया गया एंड ये सारी चीज़ों को राइट्स भी मिली। तो प्लीज रीड दिस ग्रीन कलर पैराग्राफ्स। ओके, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पूछा था क्लास में, विच मूवमेंट ऑफ इंडिया लेड टू द फिलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, IPL and judiciary had to give a decision on regarding the PIL। That is the State Bihar and हुसैनरा खातून, इनके बारे में ही एक मूवमेंट लीड हुई थी, ठीक है। और जुडिशरी ने डिसीजन लिया था रिगार्डिंग दी PIL। देखो PIL क्या होता है, इसे तुम सर्च कर लेना, वैसे नहीं भी करोगे तो इट्स ओके,
बट खुद के नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ ऑफ मैंने बस आपको यहाँ पे आंसर बताया है। ज़्यादा डीप में हम इसे नहीं देख रहे क्योंकि बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है? बट आपको इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी, ओके? बाकी जिससे आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो आप हर एक बॉक्सेस को पढ़ लेना। अ, बाकी मैं आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा है प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देना। सो बच्चों पार्टी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। एंड ऑल्सो अगर इजी लर्निंग का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। क्लास 10 के बच्चे आप टेस्ट सीरीज टारगेट बैच जो जिसमें आपके 20 चैप्टर्स आपको कवर करने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सरसाइज होगा उसमें, वो सिर्फ साइंस के लिए ही है टारगेट बैच। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर लो। ओके, आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड दी ऐप, लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 9 के बच्चे आप विक्ट्री बैच को डाउनलोड कर सकते हो। सो क्या चीज़ की वेट कर रहे हो? पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर अभी तक आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो टेक एन स्टेप। एक स्टेप लेने की बस ज़रूरी है। प्लीज़ एक स्टेप लो और अपने पढ़ाई सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, आप बस उस पे वर्क करो। सो जो आरंभ बैच में आने वाले हैं, वेलकम टू यू ऑल। जो विक्ट्री बैच में आने वाले हैं, वेलकम टू यू ऑल। सो जिस भी बैच में आप जॉइन हो रहे हो, वेलकम टू यू ऑल। और जो ऑलरेडी है प्लीज आप कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको आरंभ बैच में, विक्ट्री बैच में, टेस्ट सीरीज में कैसा आपको फील आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। आप प्लीज कमेंट करके बताओ ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो कमेंट पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि यस, रिव्यूज वो देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि यस इंटरनली कैसा वर्क चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर सून आएगा। बस हमारा सोशल स्टडी का 2 चैप्टर बचा है। एक पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 5 एंड हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 9 सून कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।